ये भाईजान हमारी खुश फहमी ही थी। कुछ भी नहीं बदला पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, कुछ भी नहीं बदला। आज का मैच आपने देख लिया है, सब बातें क्लियर हो गई हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर हम वाइट वॉश करके आए साउथ अफ्रीका को। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने होम के अंदर उनको ओडीआई की सीरीज हरा दी। लेकिन जैसे ही हम घर वापस आए हैं, वो पनौती, वो बैड लक, वो हमारे साथ बिल्कुल वैसे ही कायम है। पाकिस्तान अपनी होम कंडीशंस के अंदर बिल्कुल जलील हुआ है आज न्यूजीलैंड के हाथों। सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल मैच के ऊपर। तो ओवरऑल मैच के अंदर को बात करने के लिए कोई चीज़ नहीं है मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं जो जो ब्लंडर्स मैंने देखे हैं इस मैच के अंदर, जो जो काम डले हैं इस मैच के अंदर। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूजीलैंड की बैटिंग से, क्योंकि मैच भी यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो न्यूजीलैंड की बैटिंग के अंदर आते हैं जी, विल यंग आते हैं ओपनर, और उसके साथ आते हैं रचिन रविंद्रा। ठीक है, तो विल यंग को तो बहुत हम अर्ली आउट कर लेते हैं, बल्कि हम दो बहुत जल्दी क्विक सक्सेशंस के अंदर विकेट ले लेते हैं। लेकिन बाद में हमें पता नहीं क्या होता है कि हम वो टेस्ट बॉलिंग, वही डिफेंसिव विकेट, वही डिफेंसिव फील्ड की तरफ चले जाते हैं। रिजवान के अंदर मुझे वो थोड़ी सी वो आग नजर आई थी कि यार ये बंदा थोड़ा सा अटैकिंग फील्ड लेकर चलता है, ये स्लिप को बहुत देर तक कायम रखता है कि यार बॉलर को साथ शायद हेल्प मिल जाए। लेकिन वो वही हुआ, वही बात हुई जो बाबर आजम गलतियां करते थे, जो पिछले कप्तान हमारे गलतियां करते गए हैं, वही गलतियां कि बहुत जल्द डिफेंसिव के ऊपर शिफ्ट हो जाना है और अटैकिंग फील्ड को ख़त्म कर देना है, लगा देने हैं जी खोल के फील्डिंग करो, जी सिंह ने निकालो, जो मर्जी करो, आपकी ही मर्जी है। कोई वो फायर नहीं नजर आई जो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट के अंदर हमें नजर आती है, जो इंग्लैंड की क्रिकेट के अंदर हमें नजर आती है, और आजकल तो वो इंडिया की क्रिकेट के अंदर भी नजर आ रही है वो फायर। वो एशियन क्रिकेट अब खेलना वो भी बंद कर चुके हैं। जो टिपिकल एशियन क्रिकेट है, जो हम पहले भी खेलते थे, आज भी खेली है हमने, पता नहीं वो कब छोड़ेंगे हम। लेकिन जब तक वो नहीं छोड़ेंगे हम ऐसे ही करेंगे। एक मैच में परफॉर्म करेंगे, अगले मैच में पकड़े जाएंगे, एक मैच में पकड़े जाएंगे, अगले मैच में परफॉर्म करेंगे। ऐसा ही होगा, अप्स एंड डाउन्स चलती रहेंगी। अगर कंसिस्टेंसी चाहिए है तो आपको थोड़ी सी फायर लानी पड़ेगी, थोड़ी सी अटैकिंग फील्ड, अटैकिंग माइंडसेट लाना पड़ेगा अपने अंदर। चलें जी, बात करते हैं जी न्यूजीलैंड की बैटिंग के ऊपर बात हो रही थी। केन विलियमसन, ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस वो बोलता है, उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास टैलेंट है, दुनिया मानती है उसे। 58 रन्स ऑन 89 बॉल्स विद 65.17 स्ट्राइक रेट, वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव इन द ओडीआई सीरीज। तो काफ़ी अच्छा एक सीन था, अच्छी बैटिंग की यार केन विलियमसन ने। ठीक है, वो उसने अपना दिखाया है कि वो किस चीज़ के काबिल है। हमारे अंदर भी कुछ बैट्समैन ऐसे हैं जिनको दिखाना चाहिए था, लेकिन कोई बंदा भी परफॉर्म नहीं कर पाया। उनके ऊपर बाद में आते हैं, वो हमारी जो बैटिंग है वो बाद में आएगी। अभी न्यूजीलैंड की बैटिंग के ऊपर बात की जा रही है। केन विलियमसन के साथ के बाद आते हैं जी डैरल मिचेल आए जी। डैरल मिचेल वो भी 81 रन ऑन 84 बॉल्स, वेरी इंप्रेसिव, वेरी गुड एंड वेरी वेरी एनर्जेटिक इनिंग वो भी नजर आई। ऑफ कोर्स वो पाकिस्तान को लाइक करते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर खेलना पसंद करते हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलना पसंद करते हैं। वे और बंदे की अपनी अपनी वो कॉन्फिडेंस होता है। जैसे फ़खर जमान को है एश रोडी के खिलाफ, कि वो तबरेज शमसी के खिलाफ, वो उनको बहुत अच्छे से अटैक कर लेते हैं, उनको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। वही वाला सीन है कि डैरल मिचेल भी पाकिस्तान को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। उनके बाद आते हैं जी टॉम लेथम। टॉम लेथम के बारे में कोई बात नहीं हो सकती क्योंकि उन्होंने किया ही कुछ नहीं। फिर आता है जी ग्लेन फिलिप्स, वो बंदा जिसने इस मैच को पलट के रख दिया, इस मैच को बिल्कुल ऑपोजिट साइड के ऊपर गिरा के रख दिया। हम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर थे, कमेंटेटर्स भी यही कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है इस टाइम ड्राइविंग सीट के ऊपर है, हमने अच्छी विकेट ली हुई थी, हमने बहुत अच्छे यानी कि उनको रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ था। लेकिन ग्लेन फिलिप्स आया, उसने गेम को बदल के रख दिया, और 106 रन यानी कि 106 रन और 74 बॉल्स विद स्ट्राइक रेट ऑफ 143, जो कि एक यानी कि बहुत इंप्रेसिव स्ट्राइक रेट है। ये तो T20 वाला स्ट्राइक रेट बनता है, हमारे तो बंदों का ये T20 के अंदर स्ट्राइक रेट नहीं होता, जिस स्ट्राइक रेट के साथ उसने ओडीआई के अंदर एक 100 लगाया हमें। ठीक है, और बिल्कुल इसी 100 ने ही टीम को यानी कि वो मैच को बदल के रख दिया है। ये जो पार्टनरशिप लगी थी यानी कि डैरल मिचेल की और केन विलियमसन की, यही सही नज़र आ गया था कि जो यानी कि न्यूजीलैंड है वो स्टेबल हो रही है, वो न्यूजीलैंड अपनी टिपिकल क्रिकेट खेल रही है। वो ऐसे ही करते हैं, वो एक आधी पार्टनरशिप लगाकर अपनी जो मैच है उसको साइड को चेंज कर लेते हैं। वो कोई मसले वाली बात नहीं है कि जल्दी विकेट गिर गई। पहली बात तो ये है कि वो ऊपर से विकेट बहुत कम देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे तो पाकिस्तान यानी कि न्यू बॉल के साथ थोड़ा सा इंप्रेसिव है, क्योंकि हमारे पास शहंशाह है, तो वो नई बॉल के साथ विकेट लेने के अंदर तकरीबन कामयाब हो ही जाते हैं। तो यानी कि आज उन्होंने भी वही किया, लेकिन न्यूजीलैंड ने भी अपनी टिपिकल क्रिकेट खेली। उनको कोई ये फ़र्क नहीं पड़ा कि उन्होंने विकेट दिए हैं, लेकिन वो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ चल रहे थे, अच्छे रन रेट के साथ चल रहे थे। उसी यही बात हुई कि एक पार्टनरशिप लगी केन विलियमसन की और डैरल मिचेल की, और मैच जो है वो स्टेबल स्टेबल नज़र आने लग गया फॉर द साइड ऑफ न्यूजीलैंड।
लेकिन उसके बाद फिर वो क्विक सक्सेशन के अंदर 2 विकेट वहां पर गिर गई, टॉम लेथम की गिर गई और केन विलियमसन की गिर गई। और उसके बाद वही बात, ग्लेन फिलिप्स आए, उन्होंने मैच को फिर एक बहुत ही स्टेबल कंडीशन में कर दिया, यानी कि वो तो बिल्कुल बदल के रख दिया गेम को एक बार। ठीक है, तो टोटल उन्होंने जो रन किए थे वो 330 रन किए थे। तो इट मीन्स कि हमें 331 रन करने थे, टारगेट जो हमें मिला था। तो ये कुछ बैटिंग थी उसकी न्यूजीलैंड की। अब आते हैं जी पाकिस्तानी बॉलिंग के ऊपर। 10 ओवर्स के अंदर इन्होंने दिए हैं जी 88 रन। 88 रन देकर इन्होंने 3 विकेट्स लिए हैं, जो कि यानी कि उनके लिहाज से तो ये ठीक था, यानी कि इससे भी बेहतर हो सकते थे, लेकिन जो उन्होंने आखिरी ओवर करवाया उसके अंदर उनको बहुत ज़्यादा रन पड़ गए, इस वजह से ये भी उनका इकॉनमी जो है वो थोड़ा सा ऊपर चला गया। इससे भी बेहतर हो सकते थे, बट अभी क्या करें, हो गया जो होना था। उसके बाद आ जाते हैं जी नसीम शाह, इन्होंने भी 10 ओवर्स कराए और इन्होंने 70 रन दिए, लेकिन कोई भी विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए नसीम शाह, जो कि बुरी बात है यार। नसीम शाह आप एक यानी कि सेकंड मोस्ट प्रीमियम बॉलर हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं जी अबरार अहमद, 10 ओवर कराए, इन्होंने भी 40 रन दिए और 2 विकेट्स ली। वेरी गुड यार, अच्छी बॉलिंग की आपने भी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हारिस रऊफ। हारिस रऊफ तो दरमियान में छोड़कर चले गए थे, शायद उनको कोई मसला वगैरह बन गया था या उनको कोई इधर पेन बन गई थी, मैंने देख रहा था थोड़ा सा। वो जब क्लैरिफाई नहीं है कि ये थोड़ी देर के बाद ही जब न्यूज़ वगैरह आएगी तभी पता चलेगा कि क्या सीन हुआ था, किस वजह से वो बाहर चले गए थे। उसके बाद उनको जो कंटिन्यू किया था वो सलमान अली आगा ने किया था। सलमान अली आगा पहले ओवर नहीं फेंक रहे थे, शायद वो आगे जाके उनको यूज़ करते, लेकिन फिलहाल उन्होंने उनको यूज़ नहीं किया हुआ था। तो यानी कि हारिस रऊफ को आगे कंटिन्यू किया था सलमान अली आगा ने, उन्होंने भी 4.4 ओवर्स कराए थे और 31 रन दिए थे, वेरी एक्सपेंसिव। और उसके बाद आते हैं जी खुशदिल शाह। ये खुशदिल शाह ने बहुत अच्छा एक स्पेल फेंका है अपना, जो मैजिक है, मुझे लगता है कि ये कैरियर बेस्ट होगा उनका, कि उन्होंने 9 ओवर्स के अंदर 66 रन दिए हैं। ये भी वो यानी कि कह लें कि आखिरी ओवर्स के अंदर ही आकर उनको ज़्यादा रन पड़े हैं, ये कि शुरू के अंदर वो भी बहुत ही स्टेबल थे। वही बात है कि बैटिंग जो थी उनकी वो शुरू के अंदर बहुत फ्लॉप चल रही थी, लेकिन अचानक उनकी पार्टनरशिप्स लगना स्टार्ट हो गई, उनके बंदे स्टेबल होना शुरू हो गए और इसी तरह जो है वो उनकी रन्स जो है वो गैदर हो गए और 330 तक वो पहुंच गए। और इसी तरह हमारी बॉलिंग भी है, शुरू में हमने काफ़ी कम रन्स दिए हुए थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द इनिंग्स हमें स्कोर्स हमें पड़ गए। टॉम लेथम की जानिब से हमें कुछ पार्टनरशिप्स लगी उनकी भी दरमियान में थोड़ी थोड़ी, उस वजह से हमारे बॉलर्स को भी रन्स पड़ गए। तो ये थी कुछ हमारी बॉलिंग जो पाकिस्तान ने की है। तो उसके बाद अब चलते हैं जी पाकिस्तान की बैटिंग की तरफ। तो पाकिस्तान की बैटिंग के अंदर यार कुछ बात करने को है नहीं, सिवाय फ़खर जमान के कुछ भी बात करने को है नहीं। ये बाबर आजम कह लें, इनको शापर आजम कह लें, उनको जो मर्जी कह लें, वेरी वेरी पुअर यार। पता नहीं, मैं आपको कितनी बार कह चुका हूँ कि यार आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, आप हमारे मोस्ट सीनियर प्लेयर हो टीम के अंदर। आप टीम के जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनको आप अपने साथ कंपेयर करके तो देखें कि आपके और उनके अंदर फ़र्क क्या है। तो प्लीज़ यार अपनी पोजीशन को, अपनी जो रोल है उसको क्लैरिफाई करें, अपने माइंडसेट बनाएं कि यार मैंने रन्स करने हैं। पता नहीं किस चीज़ का मसला चल रहा है, पता नहीं क्या, ये मुझे लगता है कि पीसीबी को ना बाबर आजम के साथ बैठ कर थोड़ी सी बैठक करनी चाहिए कि वो अंदर की बात समझ आया, आखिर मसला क्या है। ठीक है, मसला आ क्या रहा है, कहाँ पर मसला आ रहा है, उस चीज़ को फिक्स करने की कोशिश की जाए। लेकिन बाबर भाई यार ये कोई बात नहीं है, ये आपने अपना पिछला पूरा साल निकाल कर देख ले। वो मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था कि जब से ये उम्रा करके आए हैं इनका बैट ही नहीं चला। आप यकीन करो, अब अभी स्टैट्स निकाल कर देख लें आप। ठीक है, वो डेट निकाल लें, उसके बाद क्या आप स्टैट्स निकाल कर देखें, ज़ीरो, कोई बात नहीं है करने वाली, कोई उनके अंदर कोई ऐसा मैच नहीं है, कोई ऐसी इनिंग नहीं है जिसके ऊपर बात की जाए। लेकिन क्या कर सकते हैं, बाबर आजम है, दुनिया फ़ैन है उनकी, पता नहीं है कब वापसी होगी उनकी। हम भी बहुत बड़े फ़ैन थे यार बाबर आजम, बाबर भाई आपके। ये मेरी शर्ट लगी है पीछे, इसके ऊपर 47 लिखा हुआ है। मैंने 70 बार ये सोचा कि यार 56 लिखवाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ बाबर आजम की वजह से। लेकिन यानी कि ये इस बात से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं भी खुद बाबर आजम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन अब क्या करें कि हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि बाबर भाई आपके ऊपर बात हम करना, मैं वीडियोज़ के अंदर बाबर के ऊपर बात नहीं करता ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं बात करूँगा तो वो ऑफ कोर्स नेगेटिव के अंदर ही जाएगी और मैं नेगेटिव के अंदर उनके ऊपर बात नहीं करना चाहता। ठीक है, इस वजह से मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर ज़्यादा उनके बारे में बातें नहीं करता। छोड़े, आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं जी कामरान गुलाम। कामरान गुलाम पता नहीं परेशान हो गया था कि यार मुझे कोई 30-40 हज़ार बंदा देख रहा है उधर स्टेडियम के अंदर और मैं 3-4 बॉलें डॉट कर दी हैं मैंने। ठीक है, तो वो परेशान हो गया, उसने एक फॉल्स शॉट खेली और कैच पकड़ा के आ गया। भाई किस बात की परेशानी है यार, आप बैटिंग करने के लिए आए हो। अब फ़खर ज़मान आपके साथ एक सेट बैट्समैन खड़ा था, यहाँ पर हमें पार्टनरशिप की ज़रूरत थी।
आपने वहां पर पार्टनरशिप लगाई होती, आज मैच का रुख ही कोई और हो रहा था। वो कामरान गुलाम की और फ़खर जमान की अगर पार्टनरशिप लग जाती, जो अगर मुझे लग रहा था कि शायद ये लगेगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। कामरान गुलाम एक बहुत ही बच्चों वाली हरकत करके आउट हो गए हैं, परेशान हो गए हैं कि यार इतने बंदे देख रहे हैं, मैंने इतनी बॉलें डॉट कर दी हैं। तो यार ये बैट्समैन ही है, क्रिकेट है, ये हर हर बार आपकी फेवर में नहीं जाएगी। आपको कभी-कभी देखना भी पड़ेगा, कभी-कभी एडजस्ट भी करना पड़ेगा। ये चीज़ें नहीं सोचते, अपनी बैटिंग को कंटिन्यू करते हैं, अपनी बैटिंग को अपने आप रन्स गैदर करते हैं। ये बहुत बच्चों वाली हरकत की है कामरान गुलाम ने आज, ठीक है। अब होप फॉर गुड कि आगे वो इंशाल्लाह अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। उसके बाद आते हैं जी हमारे कप्तान को पता नहीं वेट की आदत कब से पड़ गई है। इतना बॉल भी अच्छा था सेंटर का, लेकिन क्या करें इतना ज़्यादा वेट कर गए हैं उस बॉल के ऊपर, बैक फुट के ऊपर जाकर उसको खेल रहे हैं कि वो बॉल उनको समझ ही नहीं आया कि कहाँ चला गया। बॉल भी अच्छा था, कोई-कोई बॉल होती है उसको ना वो देना पड़ता है, क्रेडिट देना पड़ता है, लेकिन क्रेडिट के अंदर उनको विकेट नहीं देनी होती। इस बात को समझें कि उसको आप लीव कर लें या उसको आप डक कर लें, जो भी कर लें, लेकिन विकेट ना दें। किसी तरीके उसको टालें अपने आप से। लेकिन आपने विकेट दे दी है, तो बहुत ही अच्छी यानी कि बॉलिंग कर ली थी, न्यूज़ीलैंड की भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने। लेकिन हमारे जो बैट्समैन हैं, वो बहुत ही ज़्यादा यार नेगेटिव चल रहे हैं। पता नहीं, अब मैं तो बड़ा खुश था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बहुत तैयार है, हमारी टीम ओडीआई के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आज तो भाईजान टीम हमारी खुल के सामने आ गई है। सलमान अली आगा सलमान अली आगा ने भी आखिर में आकर थोड़ी-सी मैच के अंदर थोड़ी-सी रूह फूँकी, लेकिन वो भी अपने आप को कंटिन्यू ही नहीं कर पाए। वो भी कंटिन्यू क्या ही करते यार, अब अकेला बंदा क्या ही कर सकता है। उसके साथ एक भी बंदा नहीं खड़ा हुआ जिसके साथ वो रन्स करके अपनी इनिंग बनाकर, बिल्ड करके अपने रन्स को लेकर चलता। तो यार कोई मज़ा नहीं आया मैच देखने का, कोई मज़ेदार क्रिकेट नहीं हुई। वो क्रिकेट नहीं हुई जो हमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखी थी, वो क्रिकेट नहीं हुई जो हमने साउथ अफ्रीका के अंदर देखी थी। तो काइंडली ये टाइम नहीं है इन बातों का, ये टाइम नहीं है ऐसी परफ़ॉर्मेंसेज़ का। काइंडली फिक्स दिस और अपने आप को वापसी की, अपने आप को गैदर करने की कोशिश करें। चैंपियंस ट्रॉफ़ी आपके दरवाज़े के ऊपर खड़ी है, 19 तारीख को उसका मैच है पहला, और आप अभी ये हरकतें कर रहे हैं 8 तारीख को। पता नहीं यार, ये यार सारी बात देखें, मैच है ना, मैच आएगा चला जाएगा, लेकिन ये सारी मोरल की बातें होती हैं। अब आप मैच हार के जाओगे ना ऐसे, तो जो सीनियर प्लेयर है उनको तो समझ है, या जो छोटे प्लेयर है जैसे कामरान गुलाम हो गया, तैयब ताहिर वगैरह हो गए, सौफ शकील हो गया, ये अभी न्यू है, न्यू कवर्स है, तो इनका तो ये एकदम दिमाग खराब हो जाएगा कि यार हम तो मैच हार के आए हुए हैं, ये हो गया, वो हो गया। हालाँकि बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको भी प्रेशर पड़ जाता है कि यार हम हार के आ रहे हैं, हम ये करके आ रहे हैं, हमने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। तो इन चीज़ों के लिए सोचने की ज़रूरत है। मैच आने जाने वाली चीज़ है, ये तो सीरीज़ का मैच है, इतना बड़ा मैटर नहीं करता ये। मैटर लाज़ी बात है कि मैटर तो करता है, लेकिन वो बात नहीं है कि इसकी टेंशन ली जाए। टेंशन लेने वाली बात है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है कि वो उसके अंदर आप क्या परफ़ॉर्म करोगे, उसके अंदर आप क्या बातें करोगे। ये बात नहीं है यार, ये ऐसे नहीं चैंपियंस ट्रॉफी जीती जाएगी हमसे। हम तो बड़े पुरुम्मीद थे इस साल के, शायद हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत लेंगे। लेकिन ये इस मैच को देखने के बाद तो वो जो उम्मीदें थी थोड़ी-सी बची हुई, वो ख़त्म हो चुकी हैं, और अभी देखते हैं हम भी आगे क्या ही होता है।